भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर उपस्थित हमारे जजवार पश्चिमी पंचायत के मुखिया माननीय अशोक ठाकुर जी, विनोद पासवान जी, उमेश पासवान जी, संतोष शर्मा जी, प्रियंजन ठाकुर जी और यहाँ फकीरा माझी, संजीव झा जी और यहाँ बैठे सभी हमारे गार्जियन भाई दोस्तों, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इतना ही जानता हूं जितना मैं संविधान को जानता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक आदर्श थे, आज भी हैं। उस आदर्श को हमें समझना है। साथियों, जब हम भारत की संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, तो बाबा साहब को याद करने का सबसे पहला उद्देश्य मुझे समझ में आता है, जो बाबा साहब की सही श्रद्धांजलि, सही समर्पण हम तब समझेंगे जब संविधान को, घर घर संविधान को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य पूरा होगा। संविधान की मौलिक कर्तव्य को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का अधिकार होगा। कुछ देर पहले प्रियंजन ठाकुर जी ने कहा, अगर आप ब्लॉक में जाएंगे, जिला में जाएंगे, तो आपको किस तरह से पदाधिकारी, वह पदाधिकारी कहीं बाहर का नहीं है, हमारे और आपके बीच का ही है और हमारे और आपके परिवार का है। अगर वह पदाधिकारी यह नहीं समझता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई संविधान के आधार पर अगर हम नौकरी मिली है, तो आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको हमें मदद करना चाहिए, वो व्यक्ति उस चीज को भूल करके अलग धंधा में लग जाते हैं। इस चीज को समझना है और इस चीज को समझने के लिए ही हमें और ऐसे आयोजन क्यों करनी पड़ती है। ऐसे आयोजन इसलिए करनी पड़ती है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचार को हम और लोगों तक पहुंचाएं, उनकी विचार को याद दिलाएं, उनकी बनाई हुई संविधान को याद दिला करके लोगों को बताएं। साथियों, अगर लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा ही सरकार बनाया गया है, लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे प्रियंजन ठाकुर जी। मुझे जहां तक समझ में आता है कि महीना के कोई ऐसा 10 दिन नहीं है जिस दिन हमें फोन ना आता हो जो मेडिकल में बाहर खड़े हैं और मर रहे हैं लोग, उनको एडमिट नहीं लिया जा रहा है। तो चाहे सरकार से मिलके हो, पदाधिकारी से मिलके हो, रिक्वेस्ट करके हो, किसी तरह से उनको हम एडमिट करवाते हैं। आप जब जाएंगे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में, पटना पीएमसीएच में, एम्स में जाएं, आईजीएमएस में जाएं, आप सड़क पे खड़े खड़े मर जाएंगे, आपको एडमिट तक नहीं लगा। क्या यही बाबा साहब अम्बेडकर जी का मुख्य उद्देश्य था? क्या यही था जो पैरवी करने वाले के बच्चे को, पैरवी करने वाले के व्यक्ति का इलाज हो और जो समाज के सबसे पिछड़ा वर्ग हो वह पिछड़ा जाति से नहीं? मैं तो जाति को पिछड़ा मानता ही नहीं हूं। मैं भारत में केवल 2 जाति हैं, एक धनी और एक गरीब, तीसरा कोई जाति है ही नहीं। जो धनी है वह धनी के संगत में रहता है, जो गरीब है वो गरीब को संगत में रहता है। आज भी धनी व्यक्ति गरीब पर अत्याचार करता है और गरीब अत्याचार सहन करता है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, चाहे जिस भी जाति से हो, आज भी उसे दिक्कत की सामना करना पड़ता है। अगर उसका भाई एसपी है और उसका अगर छोटा भाई मजदूर है तो वह अपने भाई पर अत्याचार करता है, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो माझी हो, चाहे किसी भी जाति का हो। इसलिए भारत में केवल 2 ही जाति के लोग हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। यही बात आज से 5 साल पहले हम लोग जीताना माझी जी के साथ बैठे थे तो चर्चा चला था और एक आयोजन बड़ा हुआ था किस मेमोरियल हॉल में, तो उन्होंने कहा था जो हम बस केवल 2 ही जाति के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो अमीर है वो तो अमीर है और जो गरीब है उसको हमें उस पायदान पर खड़ा करना है। हमने उनके साथ 1 घंटा डिस्कस किया था, तब इस बात को उन्होंने स्वीकार किया था। जो वास्तव में आज भी समाज में 2 जाति हैं। हम जिस परिवार से जन्म लिए वो मेरा अलग जाति है, मेरा अलग धर्म है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से 2 ही जाति है, एक गरीब और एक अमीर। तो जब गरीब के लोग जाते हैं इलाज करवाने, जब गरीब के लोग जाते हैं ब्लॉक में काम करवाने, जिला में काम करवाने, आप डीएम के ऑफिस में आप नहीं घुस पाएंगे। अगर आपका वस्त्र मैला है, अगर आपका धोती फटा है, तो आपको डीएम आवास के अंदर जाने नहीं देगा। अगर आप सूट बूट में बैठे हुए हैं तुरंत आपको अंदर जाने देगा। यह समाज का समरसता है, यह समाज की कुरीति है, इसको खत्म आज भी करना जरूरी है। एक आजादी की लड़ाई और भी लड़ना है। यह आजादी की लड़ाई मौलिक अधिकार की लड़ाई है, जो हमारे मौलिक अधिकार हमें मिलना चाहिए। इस लड़ाई को अब लड़ना है हमें आजादी तो अंग्रेजों से मिली है, लेकिन हमें आजादी अब हमारे व्यवस्था से हमें लेनी चाहिए, जो व्यवस्था से हमें आजादी लेना है। समाज की अगर सबसे निचले पायदान के लोग, गरीब से गरीब, फटे से फटे कपड़ा पहन के अगर अस्पताल आईजीएमएस में जाए, अगर उसके परिवार की किसी को कोई दिक्कत है
तो एक बार बगैर पूछे उसको वो सुविधा मिले जो एक करोड़पति और एक मंत्री के बेटा मंत्री के परिवार को मिलता है। हमने एक और व्यवस्था दिया था, एक नेशन और एक एजुकेशन। भारत में अगर एक नेशन है तो एक एजुकेशन भी होना चाहिए। अगर मैं बिहार बोर्ड से पढ़ता हूं तो आईसीएसई वाले के साथ मुझे बैठाया जाता है कंपटीशन के एग्जाम में। अगर मैं बिहार किसी यूपी बोर्ड से पढ़ता हूं तो मुझे सीबीएसई के वालों के साथ कंपटीशन में बैठाया जाता है। इसलिए भारत में एक नेशन है तो एक एजुकेशन भी होना चाहिए। जो एजुकेशन प्रधानमंत्री के बेटा को मिले वही एजुकेशन एक किसान के बेटा को भी मिले, वही एजुकेशन एक मजदूर को बेटा को भी मिले। इसकी लड़ाई हमें लड़ना है। इसलिए लड़ाई तो आज भी लड़ना है। इसलिए हम लोग सत्ता के विरोध हमेशा रहते हैं, क्योंकि जो रीति आज से 70 साल पहले बनी संविधान में उसी को हम लोग ढोते चल रहे हैं। हमें संशोधन की जरूरत है, एजुकेशन में संशोधन की जरूरत है। आपके गांव में केवल 17 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना शिक्षा व्यवस्था में खर्चा है बिहार सरकार का। आपके बच्चे क्या उस व्यवस्था में पढ़ पा रहे हैं? नहीं। आप आज भी प्राइवेट स्कूल में जिनके परिवार के लोग पढ़ते हैं आज भी वहां पढ़ा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या फायदा है ऐसे एजुकेशन का? इसलिए हर चीज की लड़ाई लड़ना है, हर चीज की व्यवस्था करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमें इसकी लड़ाई अनवरत लड़नी है और करना है आप सबों के बीच। यह आयोजन आज के आयोजन करता रविशंकर पासवान जी जो आयोजन किए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद।